वेलकम गाइस, अपनी एक और नई वीडियो में शुरुआत है। पिछली जो हमने चैप्टर किया था वो था चैप्टर 1, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आगे हम साइंस के चैप्टर 2 पे, जो कि ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट यही करना कि अगर कोई आपको डाउट हो। और इस जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इसका पूरा लिंक, जो पीडीएफ का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 2, एसिड, बेस एंड सोल्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमें कोई चीज खाने में खट्टी यानी कि सोरेन टेस्ट आती है, कुछ बिटरिन टेस्ट आती है। तो इसमें भी क्या है, कई चीज आ जाती है कि जैसे हमारा एसिड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड का टेस्ट होता है वो होता है सोर, और हमारा जो बेस का टेस्ट होता है वो होता है बिटर। ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में जो हम चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या है इस पर लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन क्या है कि हमने देखा होगा कि कभी कभी हमारे कपड़ों पे क्या है, हल्दी का दाग लग जाता है। हल्दी का दाग किस कलर का होता है? ऑफ कोर्स येलो कलर का। लेकिन जैसे ही हम धोते समय उसके ऊपर क्या है, डिटर्जेंट डालते हैं, क्योंकि वो बेसिकली नेचर होता है। तो डिटर्जेंट डालते ही हमारा जो दाग होता है वो येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, एसिड और बेस के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर चेंजिंग आती है एसिड और बेस के साथ, ये क्यों होता है, कैसे होता है? या फिर हमने देखा होगा हमारे घर में जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे ओनियन हो गया, विनेगर हो गया, ऑलिव हो गया, इनकी जो स्मेल है, टेक्सचर है, टेस्ट है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड, कि एसिड क्या होता है, फिर बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है एसिड। जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा, यानी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। वहीं अगर हमारे हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कि उसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं वो। और सोल्ट का मतलब क्या होता है, सोल्ट का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट में एसिड, कुछ अमाउंट में बेस, या फिर कोई भी मेटल ऑक्साइड कुछ भी डालकर अगर हम इसे बना देते हैं, यानी कि मिक्सचर अगर हम कर देते हैं किसी भी दो कंपाउंड का, अगर हम मिक्सचर करते हैं, उससे जो हमें निकल के आता है वो आता है हमारे पास सोल्ट निकल के। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एसिड। तो एसिड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स आर द दोज कंपोनेंट्स, एसिड्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं। और इनका क्या होता है, जब भी हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये दिखाता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो एसिड इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। तो इंडिकेटर, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक फ्लावर होता है जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज बोलते हैं उसको। तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस। तो ये सोर इन टेस्ट होते हैं। वहीं लिटमस पेपर हमें बताता है कि जो हमारा एसिड होता है, अगर वो क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस जाता है, जब उस पे क्या है, हम कोई भी चीज डाल के देखते हैं। मान लो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे ही हम उसमें क्या है, कोई एसिड अगर उस पर डाल के देखेंगे इंडिकेटर पे, वो एकदम से क्या है, ब्लू टू रेड चला जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एसिड, यानी वो रेड की तरफ क्या है, चला जाता है। और क्या आता है, बेस की बात करते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो बेस होता है वो होता है हमारा बिटर इन टेस्ट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है, रेड लिटमस टू ब्लू, वो क्या चला जाता है हमारा, रेड लिटमस टू ब्लू चला जाता है। तो मेन जो डिफरेंस है वो इनके बीच में यही है। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे और बाकी डिफरेंस भी आपको इनके बीच में जो है पता चलते जाएंगे। तब इसमें बात आती है कि तो हम पहले करा के देखते हैं कि हमारे एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम उनको क्या है, सिंपल एक बेस के साथ है रिएक्शन करा के देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे एक सोल्ट, साथ में क्या निकल आएगा हमारा, वाटर। ठीक है, ये कुछ हमारा रिएक्शन होगा। तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखाती हूँ। मैं एक एसिड ले लेती हूँ
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा क्या एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस में मैं ले लेती हूँ एक बेस में ले लेती हूँ NaOH। तो इसका मैं क्या है रिएक्शन कराती हूँ, तो हमारे पास क्या निकल आएगा Na2Cl2, साथ में हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन के दो कंपाउंड और ये तो हमारे पास ये क्या आ गया सोल्ट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया वाटर आ गया। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है जब एक एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा एक सोल्ट देगा, साथ में क्या है वाटर देगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम करवा के देखें कि अगर एसिड एंड बेस को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, किसी भी मेटल के साथ, तो मेटल क्या होते हैं हमारे, मेटल क्या होते हैं जैसे कि हमारा आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर हमारा जिंक हो गया, ये सब क्या है कॉपर हो गया, ये सारे हमारे मेटल है। तो कुछ भी मेटल हम लेके चलते हैं, पहले हम अपना एसिड और बेस के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया NaOH ले लिया, साथ में मैंने ले लिया जिंक, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा Na2 और साथ में क्या आएगा जिंक, प्लस में क्या निकल आएगा H2। यानी कि ये क्या आया हमारा कि जैसे ही हमने क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na होता है हमारा सोडियम और OH क्या होता है हमारा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में मैंने क्या लिया था ये Zn हमारा क्या होता है जिंक होता है। तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया एक सोल्ट जो क्या बन गया हमारा सोडियम जिंकेट, प्लस में हमारे पास क्या निकला आया हाइड्रोजन गैस, H2 होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या है वो ये है कि अगर हमारे पास AO है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। अगर हमारे पास O यानी ऑक्सीजन के दो पार्टिकल है तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन के तीन पार्टिकल है तो इसे हम क्या बोलते हैं ओजोन। तो याद रखना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि Na क्या है सोडियम, O क्या होता है हमारे पास ऑक्साइड और H क्या है हाइड्रो, तो यानी कि यहाँ पर बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो हमें देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं, वो हमें देता है सॉल्ट और वाटर। लेकिन हमने फिर सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या था, हमने किया कि एसिड और बेस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो वैसे ही हम करके देखते हैं कि अगर हम क्या करें मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या करें रिएक्ट करवाए किसको एसिड को, तो वो हमें क्या देगा। तो मेटेलिक का मतलब क्या होगा कि हम इसमें क्या लेंगे एक मेटल लेंगे, और ऑक्साइड का मतलब क्या होगा हम ऑक्सीजन का वन पार्टिकल लेंगे यानी कि O। तो मैं इसको करवा के देखती हूँ कि वैसे इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास घर पे कॉपर के बर्तन होते हैं, ब्रास के बर्तन होते हैं, उसमें क्या है थोड़े दिन के बाद क्या है या तो उसका कलर क्या है ब्लू कलर का हो जाता है या फिर वो क्या है ग्रीन कलर का हो जाता है, काफी लंबे टाइम तक अगर उसमें क्या है पानी रखा रहे या फिर वो बिना यूज हुए रखा है। तो ये तो आपने देखा ही होगा। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारा जो सराउंडिंग्स है उसमें मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है, या फिर जो हमारे आसपास का जो वातावरण रहता है उसकी वजह से क्या है उसपे जो है वो मतलब उसमें क्या है रिएक्शन हो जाता है जिससे उसमें क्या है क्लोरीन पैदा हो जाता है, कॉपर का क्लोरीन, और उसमें गैसेस पैदा होने लग जाती है जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको लेके देखती हूँ सिल्वर के साथ, चलो कॉपर के साथ ही ले लेती हूँ। कॉपर को अगर हम एक कॉपर हो गया हमारा मेटल, साथ में मैंने इसके क्या लगा दी ऑक्साइड लगा दी, तो ये क्या कॉपर ऑक्साइड, साथ में मैं इसको क्या रिएक्ट करवा दूंगी HCl करा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा कॉपर क्लोराइड आएगा हमारे पास उसमें से, और साथ में क्या आ जाएगा H2O। तो इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे H के पार्टिकल दो आएंगे तो यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे ये दो है तो यहाँ पे भी क्या है दो आ जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या है दो आ जाएंगे। तो ये जो आपको बैलेंसिंग अगर नहीं समझ आई है तो बैलेंसिंग आप लास्ट वीडियो में देख मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी चैप्टर 1 की उसमें देख लेना, बैलेंसिंग आपको पता चल जाएगी। तो इसमें हमें क्या पता चला कि हमने क्या लिया था कॉपर की ऑक्साइड ली थी, जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड की क्या साथ को किसके साथ कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ कराया, तो उसने हमें क्या दिया कॉपर क्लोरीन दिया और साथ में क्या H2O हुआ। तो ये जो कॉपर क्लोरीन है इसमें हमें पता चलता है कि जो कलर चेंज आता है मेटल का एसिड से या फिर बेस से रिएक्ट करने के बाद, तो वो क्या है ये कुछ आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम ना मैं आपको बेस से लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकती हूँ जो आगे आपका एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादातर मतलब हो जाते हैं लेकिन सारे के सारे जो हमारे बेस है वो कभी भी पानी में डिसॉल्व
नहीं हो पाते। जैसे अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि और जो बेस है हमारे, कुछ बेस ऐसे भी हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसमें हमारे पास सिर्फ एक वो है कि अल्काई। अल्काई एक बेस है जो क्या है, पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या? अल्काई। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे बेस का नाम बताओ जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ऑप्शन याद रखना कि आपको किस पे टिक लगाना है। आपको लगाना है अल्काई पे टिक लगाना है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है वो आपको। फिर एक क्या आएगा कि जो हमारे बेस होते हैं वो क्या है, सोप इन टच होते हैं। जैसे हम सोप को टच करते हैं, जो जैसे हमें थोड़ा सोपी सोपी मतलब थोड़ा सा ऑयली टाइप, चिकना चिकना, या फिर मतलब आपको पता है यार सोप कैसे टच कैसा फील होता है जब हम सोप को टच करते हैं। तो जो हमारे बेस होते हैं वो सोपी टच होते हैं। और टेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिटर इन टेस्ट होता है, लेकिन बिटर इन टेस्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टेस्ट करके देखोगे, क्योंकि जो हमारे बेस होते हैं उनको कभी टच नहीं करना चाहिए, ना ही उनको कभी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या है, हानि पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे बेस का नेचर है वो क्या है, सोप इन टच होते हैं, बिटर यानी कड़वे होते हैं, कोरोसिव यानी कि वो क्या है, थोड़े से रेंसिड कोरोड हो जाते हैं टाइम के दौरान। जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, उनको मतलब कालापन उसमें आना शुरू हो जाता है। जैसे सिल्वर हो गया, जब हम सिल्वर खरीदते हैं तो बिल्कुल क्या है, वो एकदम से चमकती है। वो तो मेटल हो गया वैसे, कॉपर वो भी इसमें आ जाता है, लेकिन वो क्या बिल्कुल चमकते हैं। अब इसमें एक चीज और बता देती हूँ आपको कि जैसे हमारे जो एसिड्स होते हैं उस पर जिनमें एच पॉजिटिव आयन होते हैं कुछ पे, और कुछ पे क्या है, नेगेटिव आयन होते हैं। एच पॉजिटिव आयन जिसके होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं कि उनपे कौन सा है हमारे पास कैटायन है। और ये नहीं, जैसे Cl होगा उस पे क्या होते हैं, हमारे अनायंस होते हैं। ये जो पॉजिटिव साइन होती है इनकी ये हमें कैसे पता चलती है, ये हमें इनकी क्या है, वैलेंस सेल से पता चलते हैं कि जिसपे एच पॉजिटिव है यानी कि वो क्या है, एक डोनर है, उसके पास एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए होते हैं, तो उनपे कौन सा साइन आता है, हमारा पॉजिटिव साइन आता है। और जिनमें नेगेटिव साइन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी इनके पास क्या होता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिससे क्या, ये दूसरे जो इनके साथ में मतलब जो इनमें जो साथ में दूसरा कंपाउंड होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको उससे इसको क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ये तो हमें पता चल गया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना कौन सा कितना वीक है। तो इसमें हमारी जो हेल्प करता है वो हमारा कौन हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है इसमें हमारी पीएच रेंज। पीएच रेंज क्या होती है, हमें जो ये बताती है कि जो हमारा एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा हमारा जो बेस है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें अगर हम जो मेन रेंज लेके चलते हैं वो 0 to ऐसे 14 ऐसे इसको लेके चलते हैं। जो हमारा 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि या तो ना तो वो एसिड में आता है, ना ही वो हमारा बेस में आता है। जैसे कि हमारा पानी हो गया जो हम पीते हैं, वो ना ही एसिड में आता है और ना ही वो बेस में आता है। डिपेंड अपॉन द एरिया, क्योंकि जैसे दिल्ली की तरफ अगर हम जाए तो वहाँ पे वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, तो मतलब उसमें क्या एसिडिक की नेचर वो ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें, मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, तो उसमें क्या है, वो न्यूट्रल रेंज में ही आता है। तो इसे इसमें ये चीज याद रखना कि हमारा जो 0 to 7 होते हैं वो होते हैं हमारे एसिड्स, और जो हमारे 7 to 14 होते हैं वो हमारे होते हैं बेसिस। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि जितना 7 से वो नीचे जाएगा उतना वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसकी जितनी रेंज उसकी 7 से कम होती जाएगी उतना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। और जितनी रेंज उसकी 7 से ज्यादा होती जाएगी उतना ही वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। और ये हमें बताता कौन है, ये हमें बताता है हमारा पीएच लेवल बताता है। ठीक है, तो पीएच लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो कि हमें ये बता देती है कि हमारा जो पहली बात तो हमारे हाथ में अगर कोई सब्सटेंस है, हमें देखना है एसिड बेस वो कैसा है, तो वो क्या पीएच लेवल के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो अब क्या क्या एसिड में आता है, क्या क्या बेस में आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास विनेगर में आ जाते हैं, एसिटिक एसिड आ जाता है, फॉर्मिक एसिड आ जाता है, तो वो किसमें होता है, हमारे घर के खाने में या फिर हमारे एनिमल्स में किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमारा जो पीएच रेंज होती है ये हमें ये बताती है कि हमारा एसिड और बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक चीज याद रखिए कि हमारा जो 7 है वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन जो ब्लड होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 7.4 to 7.6 रहती है। तो मतलब वो क्या है, ज्यादातर
मतलब सेवन न्यूट्रल इन नेचर होता है या फिर थोड़ा सा बेसिक नेचर की तरफ चला जाता है, लेकिन हम उसको न्यूट्रल ही मान के चलेंगे क्योंकि वो सेवन की इर्द गिर्द रहता है। और एक हमारा जैसे कि एसिडिक रेन, यानी जो पहली रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन, वो क्या है हमारी एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं एसिड इन नेचर, क्योंकि उसका सेवन से थोड़ा सा पीएच क्या है कम होता है, जैसे कि 5 to 6 तक का उसका नेचर जा सकता है। ठीक है, और 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। जो हमारा न्यूट्रल होगा वो किस रेंज में आएगा हमारा, वो आएगा 7 की रेंज में। पीएच रेंज को और अच्छी तरीके से आपको थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने आपके लिए बनाई है एक सैंपल पीएच रेंज, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ 7 से। 7 मैंने आपको बताया था न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हमारा प्योर वाटर और हमारा ब्लड, वो किसके अंदर आ जाता है हमारा 7 यानी कि न्यूट्रल रेंज में आ जाता है। वहीं अगर हम अपने बेस की तरफ बढ़े, क्योंकि इस साइड हमारा क्या होता है बेस होता है, तो बेसिक नेचर पे अगर हम 10 की पीएच रेंज लेके चले, तो जो हमारी 10 पीएच रेंज होती है वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि हमें कभी कभी क्या एसिडिटी जो फील होती है इनो वगैरह जो हम लेते हैं, फिर जो दवाइयां हम पीते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एसिड को बैलेंस करने के लिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें यूज होता है। और 14 पे हमारा आता है NaOH, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बेस। अगर हम यहीं से इसके एसिड की तरफ जाएं, यानी कि एसिड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो प्योर उसके बाद आती है हमारी 5 पे हमारा जो होता है वो होता है हमारी एसिड रेन। अगर वैसे जो हमारा रेन होता है उसका वो न्यूट्रल में आती है, लेकिन जो हमारी पहली रेंज होती है, मतलब पहली रेंज जो आती है हमारी सीजन की, उसकी अगर जो रेंज है वो 5 तक जाती है, 5 से 5.5 जाती है, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। और उसको एसिड रेन इसलिए बोलते हैं कि जब वो वाली बारिश होती है, तो पानी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं पानी में रहते हैं, धरती में रहते हैं, उनके लिए वो क्या है हार्मफुल होती है, जिससे वो कई बार मर भी जाते हैं और हमारी सॉइल को भी वो खराब कर सकती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। अगर हम 2 की तरफ जाएं, तो 2 की तरफ क्या होता है हमारा, 2 में हमारा आता है लेमन जूस। हमें पता है कितना खट्टा होता है हमारा लेमन जूस, मतलब कितना खट्टा होता है, जब हम नींबू को ऐसे खा के देखते हैं, तो वो उसकी पीएच रेंज होती है हमारी 2 होती है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। वही हमारा जो है 1 एसिडिक नेचर होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जूस है, वो क्या है सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, और उनकी पीएच रेंज क्या होती है 1 होती है। तो आप दोबारा से एक बार इस पर नजर डालिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी कुछ सबसे हाईएस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे भी आपको दे दिया है, और यहाँ पे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी दे दिया है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होता है। न्यूट्रल हमारा रहता है प्योर वाटर और ब्लड। जो रेन की रेंज 5 से 5.5 जाती है, वो उस रेन को हम बोलते थे एसिड रेन। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारे क्या एसिडिटी को ठीक करने में भी काम आता है, उसकी रेंज होती है 10। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो पीएच रेंज है ये हमारे जो डेली लाइफ का वो होता है उसमें कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पीएच रेंज इन एसिड रेन। पीएच रेंज हमारी जो एसिड रेन होती है उसको हम कब बोलते हैं, हमारा फिर रेन एसिड रेन हमारी पीएच डाउन हो चुका है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जब हमारी पहली जो बूंद है वो आसमान से गिरती है, तो क्या होती है जो हमारे नीचे जो इंसेक्ट रहते हैं सॉइल में, तो इसमें रेन और उसका सॉइल दोनों लेकर के ले लेते हैं साथ में, कि जब रेन जो आती है जिसकी पीएच रेंज क्या 5 से 5.5 होती है, तो जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो जैसे ही वो एसिड रेन क्या पानी में जाती है वो पानी को भी क्या कर देती है एसिडिक इन नेचर कर देती है, जिससे हमारे एक्वेटिक एनिमल जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, जिससे वो क्या है डेड भी हो जाते हैं कई बार। और इसी में अगर हम हमारी सोइल की बात करें, तो हमारी जो सोइल है उसकी पीएच रेंज अगर एसिड रेन होने की वजह से क्या वो भी एसिडिक नेचर की तरफ चले जाए, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको क्या कर देती है खराब कर देती है। तो पीएच रेंज इसमें भी हमारे का वो मतलब यूज होता है। और सेकंड अगर हम बात करें हमारे खाने में, तो पीएच रेंज हमारे खाने में कहाँ जाएगी, पीएच रेंज हमारे खाने में जाएगी कि जो हम डेली में खाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पीएच रेंज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारे पेट में कैसे यूज होती है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं,
हमारा खाना खाने के बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। जैसे ही वो खाना हमारे कहाँ है, स्टमक में जाएगा, वहां पे हमारे पास कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वहां पे होता है HCl, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी क्या हमारी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच रेंज से हमें पता चल जाता है कि वो किस नेचर में होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारे पेट के अंदर होता है, तो हमारा पेट क्यों नहीं खराब करता, क्योंकि इसमें तो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, जिससे हमारा पेट क्या है खराब, मतलब पेट की जो साइड की जो वॉल्स है वो खराब नहीं होती। तो जैसे हमारा खाना खाना आता है, उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल जाता है, जिससे वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या है, हमारा खाना पचने में, यानी कि हमारा जो खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है, और वो एसिड होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा तला भुना खाना खा लेते हैं या फिर हमारा जंक फूड खा लेते हैं, तो हमें क्या बिल्कुल एसिडिटी यानी कि तेजाब जैसा फील होने लगता है। वो क्यों फील होता है, क्योंकि HCl की अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा खाना क्या था, बहुत ज्यादा हैवी हो गया था हमारे पेट के लिए। तो उसके लिए हमें जो जलन फील होती है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम एंटा एसिड्स लेते हैं। जो एंटा एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो हमारे एंटा एसिड्स है वो क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो HCl की अमाउंट जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उसको घटाने के लिए हम एंटा एसिड्स लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि हम जैसे इसमें खाने की बात चल रही है, तो इसमें बात आ जाती है हमारे टूथ डिके की। आपने देखा होगा किसी किसी की क्या है, टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके का मतलब क्या होता है, दांतों का खराब हो जाना। तो टूथ डिके का क्या होता है कि जैसे कि हमने बहुत ज्यादा शुगरी खाना जब खा लेते हैं, शुगर वगैरह ले लेते हैं, तो जब हम शुगर खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, तो वैसे तो वो हमारा खाना जो है हमारे सलाइवा के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो क्या है हमारे माउथ के अंदर बच जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, हमारी पीएच जो हमारे जो सलाइवा है उसकी पीएच रेंज 5.5 तक आ जाती है, जो कि वो खाना है हमारे दांतों में बीच में पड़। तो जो इसकी पीएच ले रेंज होती है वो होती है 5.5। तो जो है हमारा जो टूथ होता है, हमारा एनामल होता है, उसके ऊपर क्या है, वो उसकी एनामल की जो लेयर होती है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो शुगर खाते हैं, जिससे क्या है, वो हमारा स्लाइवर है और जो हमारा शुगर है वो वहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे दांतों में क्या है, सड़न हो चुकी है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई फूड आइटम जैसे कि शुगरी चीज़ खाएं या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाएं, तो हमें साथ के साथ क्या है, ब्रश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि माइक वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा, पता नहीं क्या हुआ माइक में कि माइक की आवाज़ ही नहीं आई। उसके बाद मैंने जो भी कुछ पढ़ाया उसमें क्या था, माइक की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मेरे को ऐसे ही समझाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको कि मैं इसमें क्या बता रही थी। मैं आपको बता रही थी कि जो हम डेली यूज़ में हमारी जो चीज़ें देखते हैं, उनमें भी क्या है, किस टाइप का एसिड होता है, वो इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा कर्ड जो हम घर में खाते हैं, जो हमारी फेवरेट होती है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस से ही हम याद रखेंगे कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। वैसे जो एक बिल्कुल खट्टी चीज़ें होती हैं, उनमें होता है हमारा सिट्रिक एसिड, जैसे कि लेमन हो गया, तो लेमन के अंदर हमारा आता है सिट्रिक एसिड। और जैसे लेमन और ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर भी सेम हमारा यही रहेगा, इसमें भी कौन सा एसिड आता है, हमारा सिट्रिक एसिड जो है इसमें आता है लेमन ऑरेंज के अंदर। फिर आता है विनेगर, सिरका, यानी कि जो चाउमीन वगैरह में डलता है, या फिर जिसे हम सिरके वाले प्याज खाते हैं, तो उसमें भी क्या है, विनेगर डलता है। उसके अंदर होता है हमारा एसिटिक एसिड, हमारा विनेगर जो सिरका बोलते हैं इसको हिंदी में। और एंट स्टिंग, जब हमने देखा होगा कि हमारे रेड मार्क हो जाता है, जैसे हमारे चींटी वगैरह काटती है, थोड़ा सा उभरा हुआ वो निशान हो जाता है, साथ में हमें खुजली इचिंग जैसा फील होता है, क्योंकि जो एंट का स्टिंग होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है मिथेनोइक मिथेनोइक एसिड उसके अंदर होता है। कोई भी चीज़ अगर हमें काटती है तो उसमें ज़्यादातर क्या है, मिथेनोइक एसिड मिलेगा। जैसे कि अगर हम मधुमक्खी वगैरह की बात करें तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो टैमरिंड टैमरिंड होती है इमली, जो हमारी इमली होती है उसके अंदर होता है हमारा टारटैरिक एसिड। तो इसको ऐसे याद रखना, टैमरिंड से टारटैरिक। टारटैरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। लास्ट बच गया टोमेटो। टोमेटो का हमने टेस्ट पता है कि ना, तो ज़्यादा खट्टे में आता है ना वो मीठा होता है, थोड़ा बीच का ही मतलब खट्टा खट्टा थोड़ा टेस्ट, सोर टेस्ट में आ जाता है वो। लेकिन उसके अंदर एसिड कौन सा होता है, उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स थे जो हमारे डेली यूज में यूज़ होते हैं और जिनका हमें पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और 2 नंबर में कई बार ये पूछ सकता है कि एंट स्टिंग, यानी कि एंट के काटने से हमें कौन सा एसिड हमारे अंदर आता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फील हो सकती हैं। तो हम बढ़ते अपने अगले उसकी तरफ। तो उसमें क्या है,
ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें नाम सुना ही होगा क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका काम आता ही रहता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है मेन क्या है, हमारे कपड़े वगैरह यानी कि वाइट कपड़े क्लॉथ्स जो होते हैं उनमें भी काम आता है। तो मैंने इसकी इक्वेशन डल लिखी हुई है तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो है कलर्ड क्लॉथ्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो इसमें क्या है, इसका जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमने डाला 2 क्लोरीन गैस। जब हम हाइड्रोक्लोरिक साइड को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाएंगे तो उसके हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारे पास एक तो कैल्शियम क्लोरीन गैस, साथ में H2O, और हमारे पास CaOH2 यानी कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा जो MCD या फिर जो पाइपलाइन द्वारा जो पानी आता है तो उसमें क्या है, वो थोड़े अमाउंट में क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं ताकि वो क्या है सेफ़ हो जाए पीने के लिए उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो सारा मर जाता है, और वो क्या है हमारे लिए पीने के लिए क्या हो जाता है, वो सेफ़ हो जाता है। तो इसलिए उसके थोड़ा सा क्या है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का कुछ इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी बस एक इक्वेशन याद रख लेना। और थोड़ा सा क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है, और एक ये पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, हमने आज तक सुना है कि बेकिंग सोडा हमारा क्या है, खाने में यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा हमारा बेकरी इंडस्ट्री, बेकिंग से ही इसका नाम पता चलेगा कि हमारी जो बेकरी इंडस्ट्री होती है फूड आइटम्स के अंदर और बेकरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे केक्स वगैरह जो हो गए उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ के साथ बेकिंग सोडा की पहले तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, लेकिन उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका ज़्यादा यूज़ होता है हमारे बेकिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में, और साथ के साथ जो पकोड़े खाते हैं उनको क्रिस्पी करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसका जो मतलब इक्वेशन है वो क्या बनती है कि जब सोडियम क्लोराइड के अंदर हम H2O मिलाते हैं, साथ में साथ उसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, अमोनियम डाल देते हैं। यहाँ पे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O यानी कि हमारा वाटर हो गया, और NH3 यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अमोनियम। जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये हम सबने देखा था कि हमारा क्या था, सबसे अहम चीज़ है जो बेकिंग सोडा में इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो इसी प्रोसेस से जो हमारा वो बेकिंग सोडा निकल के आता है। तो पकोड़े, तो इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारे फूड इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, और किसी भी खाने को क्या है क्रिस्पी बनाने के लिए। और साथ साथ इक्वेशन में आ जाता है कि इसके अंदर ऐसा क्या डाला जाता है बेकिंग सोडा के अंदर, जिससे वो क्या है थोड़ा सा उसका टेस्ट जो क्या है एकदम से मतलब उसको जब हम टेस्ट करते हैं ना अपने जीभ पे तो थोड़ा अलग सा ही टेस्ट आता है उसका, जैसे हमारी जीभ फटने लगी हो। तो वो किसकी वजह से होता है, अमोनियम की वजह से। तो अब बारी आती है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का तो हमें क्या इसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा मतलब यानी कि वॉशिंग यानी कि हम कपड़े धोने, डिटर्जेंट वगैरह जो होता है उसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। जो हम डिटर्जेंट या फिर साबुन जो कपड़े धोने के इस्तेमाल आती हैं, तो डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हमारा क्या है, मेनली ये वॉशिंग सोडा का हमने यूज़ तो पता कर लिया कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है मेनली कपड़े वगैरह धोने के लिए, या फिर डिटर्जेंट जो है कभी कोई यूटेंसिल्स धोने के लिए भी काम आ जाता है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, वो क्या है, इसकी सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10H2 यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सोडियम कार्बोनेट। साथ के साथ हमारे पास क्या निकल आएगा, वही मतलब जो है कम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो A+B करके हमारे पास क्या है, AB बन गया। तो वो क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वॉशिंग सोडा का मेनली अगर यूज़ आता है तो वो क्या आता है, वॉशिंग सोडा जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और उसकी इक्वेशन आ जाती है, ज़्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। अगर पूछता भी है तो वो साथ के साथ ब्लीचिंग पाउडर पूछ लेता है आपको, बेकिंग सोडा पूछ लेता है, और वॉशिंग सोडा इकट्ठा आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी इक्वेशन, और मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी। तो लेकिन आज तो मेरा जो क्या माइक है, माइक मेरे को धोखा दे गया। चल तो रहा था माइक, पर मुझे नहीं पता वॉइस किस वजह से आनी बंद हुई। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि फर्दर मुझे ये वाली परेशानी झेलनी ना पड़े।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमने नाम सुना होगा, यानी कि पीओपी, जो कि हमारे घरों में भी हमने देखी है, जो कि हमारे घरों को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए काम आती है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है। इसके पढ़ने के बाद फिर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, 1 नंबर 2 नंबर या बड़े क्वेश्चन जो भी अगर आपको चाहिए। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करना, वहाँ पे हाई का मैसेज करके मुझे लिख देना नोट्स, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी पर्सनली, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीओपी क्या होता है? पीओपी होता है जब हम जिप्सम को क्या करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे हम क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल के आता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के अंदर हम क्या हाफ H2O पानी मिलाते हैं, जिससे हमारे पास क्या दोबारा से वही फॉर्मेशन क्या जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हमारा जिप्सम है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल होता है, जिससे पीओपी को बनाया जा सकता है और दोबारा पीओपी से क्या जिप्सम को भी बनाया जा सकता है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा CaSO4 क्या है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O क्या है हमारा जिप्सम है। जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो 370 डिग्री में तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और दोबारा से अगर हम उसको वो करवाएंगे रिएक्शन करवाने के बाद तो हमारा दोबारा से क्या आ जाएगा, जिप्सम। तो इसका यूज़ ये कहाँ पे होता है? सबसे पहला आ जाता है हमारे डेकोरेशन, यानी कि हमारे घरों की जो छतें होती है, छतों पे जो डिज़ाइन निकलता है आजकल, अब तो खैर नई चीज़ें आ गई है, पीछे कुछ सालों पहले जो डिज़ाइन निकलता छत पे वगैरह पे निकलता था, वो क्या था, पीओपी की हेल्प से निकल जाता था। दूसरा क्या है, पेंट करने से पहले जो हमारी दीवारों पे वाइट कलर का लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, पीओपी होता है, जिससे क्या है स्मूथ हो जाता है सरफेसिस। कोई भी सरफेस अगर स्मूथ करना है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाला जाता है। फिर किसी की अगर हड्डियाँ वगैरह टूट गई हो, फ्रैक्चर आ गया हो, तो उनको भी जोड़ने के लिए क्या है, उस पर हम बोलते हैं ना कि प्लास्टर लगा है, तो उस प्लास्टर में क्या है, वो पीओपी, यानी कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाते हैं, जो कि वाइट कलर की पुट्टी भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन अभी आवाज़ तो चली गई, तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगी आपको कि मैं क्या बताया था, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे ही थे कि हमारी लेमन जूस की पीएच रेंज क्या होती है, या फिर किस के अंदर क्या डलता है, किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ही ज्वाइन कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ, खासकर बैक बेंचर्स के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल अच्छी साबित होने वाली है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई में जुटे रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।